हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं बीसीए फोर्थ सेमेस्टर में पेपर 4 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। स्टूडेंट्स, आज ये हमारा 5th वीडियो लेक्चर है। इससे पहले के जो हम लोगों ने वीडियो बनाए थे उसमें यूनिट 1 के टॉपिक्स को कवर किया था, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने डेटाबेस का इंट्रोडक्शन देखा था, उसके एडवांटेज देखे थे, डेटाबेस सिस्टम वर्सेस फाइल सिस्टम देखा था। फिर सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने आर्किटेक्चर के बारे में बात किया था, डेटाबेस आर्किटेक्चर। फिर थर्ड वीडियो में हम लोगों ने डेटाबेस मॉडल के बारे में पढ़ा था, और जो लास्ट वीडियो था, जो हमारा 4th वीडियो था, उसमें हम लोगों ने स्कीमा एंड इंस्टेंसेस के बारे में बात किया था। साथ ही साथ डेटा इंडिपेंडेंस को भी हम लोगों ने वहाँ पर देखा था। आज ही हमारा 5th वीडियो लेक्चर है और इसमें हम बात करेंगे 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। और मैंने आपसे बताया भी था कि अगर किसी को डेटा इंडिपेंडेंस समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो वो आज का वीडियो देखने के बाद वो प्रॉब्लम उसकी दूर हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और वीडियो स्टार्ट किया जाए इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक कई सारे बच्चों ने अपना होमवर्क अपलोड नहीं किया है, तो आप लोग अपना अपना होमवर्क सब लोग अपलोड करते रहिए। और जो भी आपकी प्रॉब्लम थी, ईआरपी को अपडेट कर दिया गया है, तो आई होप आपकी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो गई होगी। अभी भी अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो मैं ग्रुप में आदर्श सर और धीरेन्द्र सर का नंबर शेयर कर दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो और जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको वो दूर कर देंगे। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 3 स्कीमास आर्किटेक्चर। अब स्टूडेंट, स्कीमा क्या होता है ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। A database schema is the skeleton structure that represents the logical view of the entire database। ठीक है, क्या होता है, ये एक स्केलेटन की तरीके से होता है, यानी एक पूरा लेआउट होता है जो रिप्रेजेंट करता है किसका, लॉजिकल व्यू पूरे डेटाबेस का। ठीक है, चलिए अब आप देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। 3 स्कीमा का मतलब 3 लेवल के ऊपर ये आपकी जो जो होल डेटाबेस आपका जो क्रिएट होता है उसको ये 3 अलग अलग लेवल में बांटता है, और किस लेवल के ऊपर कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे क्या करना है, उसके बारे में ये आपको बताता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखिए क्या कह रहे हैं। द 3 स्कीमा आर्किटेक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड ANSI SPARC आर्किटेक्चर। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ANSI SPARC स्ट्रक्चर है, या फिर इसको आप 3 लेवल आर्किटेक्चर के नाम से भी जानते हो। यानी कि एग्जाम में 3 स्कीमा आर्किटेक्चर आता है तब भी आपको यही आंसर लिखना है, और अगर 3 लेवल आर्किटेक्चर आता है तो भी आपको यही आंसर वहाँ पर लिखना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस फ्रेमवर्क इज यूज टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पेसिफिक डेटाबेस सिस्टम। क्या कह रहे हैं, ये जो फ्रेमवर्क होता है, पूरा ये जो आर्किटेक्चर होता है, इज यूज टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पेसिफिक डेटाबेस सिस्टम। किसी एक डेटाबेस सिस्टम को स्पेसिफिकली जब किसी एक टॉपिक के ऊपर हम काम कर रहे हैं और उसके लिए डेटाबेस सिस्टम को बना रहे हैं, तो उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है कि कैसे बनेगा, कैसे उसका फिजिकल पार्ट होगा, कैसे उसका लॉजिकल पार्ट होगा, है ना। तो वो जो इतना भी टोटल डिज़ाइन करने में चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है किसी भी डेटाबेस को, वो सारा का सारा यहाँ पर आप इजीली डिस्क्राइब करा सकते हो विद द हेल्प ऑफ 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। ठीक है, द 3 स्कीमा आर्किटेक्चर इज ऑल्सो यूज टू सेपरेट द यूज़र एप्लीकेशन एंड फिजिकल डेटाबेस। यूज़र एप्लीकेशन दैट इज़ जहाँ पर आप अपने डेटा की एंट्री करोगे या फिर अपने डेटा को देखोगे। ठीक है, यानी कि जिसको आप कह सकते हो कि जब हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्शन पढ़ा था तो उसमें एक हम लोगों ने व्यू लेवल पढ़ा था ना, तो सेम वैसे ही जहाँ पर आप अपने डेटा को या तो एंटर करोगे, डायरेक्ट आपने वैल्यूज़ डाली और आपका काम हो गया, या फिर जहाँ पर आपको वैल्यूज़ की ज़रूरत है रिट्रीव करोगे वैल्यू को, अपने डेटा को। ठीक है, तो ये उसको, और जो आपका फिजिकल डेटाबेस है, जो आपका मेन जो हार्ड ड्राइव्स और जो पूरा लगा हुआ है, उन दोनों को अलग करने का काम करता है। ठीक है, द 3 स्कीमा आर्किटेक्चर कंटेन्स 3 लेवल, और जो ये जो पूरा आर्किटेक्चर है ये 3 लेवल में बटा होता है। ठीक है, इट ब्रेक द डेटाबेस इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज, और इसी के अकॉर्डिंग आप कैटेगरी में भी डेटा को डिवाइड कर सकते हो। चलो देखते हैं। जो पहला लेवल है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लेवल, सेकंड लेवल को बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल लेवल, और थर्ड लेवल को बोलते हैं इंटरनल लेवल। ये इसका डायग्राम है स्टूडेंट्स, जिसमें आप देख सकते हो 3 अलग अलग लेवल है। सबसे पहले जो आपका डेटाबेस है, डेटाबेस में आपको 3 अलग अलग लेवल देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला लेवल जो होगा वो होगा आपका इंटरनल लेवल, सबसे लोएस्ट लेवल जो होता है।
फिर सेकंड होता है कॉन्सेप्चुअल लेवल, जहाँ पर पूरा लॉजिक आप लगाते हो, और थर्ड होता है एक्सटर्नल लेवल। इसी एक्सटर्नल लेवल को ही आप व्यू लेवल भी बोलते हो, यानी कि जब आपने डेटा एब्स्ट्रैक्शन पढ़ा था तो उसमें जो 3 लेवल आपने पढ़े थे उसी लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी आप काम करते हो। जैसे व्यू लेवल वहाँ पर आपने पढ़ा था, लॉजिकल लेवल पढ़ा था, फिजिकल लेवल पढ़ा था, तो वही सेम चीज़ें आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल लेवल क्या कह रहा है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड व्यू लेवल। व्यू लेवल क्यों बोला जाता है? क्योंकि डेटा जो है वो यूज़र को इसी लेवल पे आकर के दिखाई देता है। इससे पहले के लेवल पे यूज़र जो है वो डेटा पे काम ज़रूर कर सकता है मगर देख नहीं सकता। अगर देखना होगा उसको तो उसे इसी लेवल के ऊपर, एक्सटर्नल लेवल के ऊपर ही आना होगा, ठीक है। So it is also called view level. The reason behind this level is called view is because several users can view their desired data from this level, which is internally fetched from database with the help of conceptual and internal level mapping. क्या कह रहे हैं? क्योंकि जितने भी यूज़र हैं वो डेटाबेस से जो भी उनका डेटा है वो फेच करके इसी लेवल के ऊपर आता है, इस वजह से वो इसी लेवल पे अपने डेटा को देख सकते हैं, ठीक है। और आगे क्या कह रहे हैं? द यूज़र डज नॉट नीड टू नो द डेटाबेस स्कीमा डिटेल्स सच एज डेटा स्ट्रक्चर, टेबल डेफिनेशन, etc. यूज़र इज ओनली कंसर्न अबाउट डेटा विच इज़ what returned back to the view level after it has been fetched from database. क्या कह रहे हैं? User does not need to know the database schema details. यानी जब जो यूज़र है वो जब काम कर रहा है तो इंटरनल लेवल के ऊपर क्या काम हो रहा है, यानी कि जो उसके व्यू लेवल के अलावा के जो दोनों लेवल हैं, जो आपका कॉन्सेप्चुअल लेवल है या जो आपका फिजिकल लेवल है, यानी कि जो व्यू लेवल के अलावा के जो बाकी दोनों लेवल हैं उसके ऊपर कैसे काम हो रहा है, ये यूज़र के जानने की चीज़ नहीं है और वो उसको नहीं जानता है। ये चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डेटा एब्स्ट्रैक्शन में भी देख चुके हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है? द यूज़र डज नॉट नीड टू नो द डेटाबेस स्कीमा, यानी कि उसका आर्किटेक्चर क्या है, क्या स्कीमा है, सच एज डेटा स्ट्रक्चर, यानी कौन से डेटा स्ट्रक्चर का आप यूज़ कर रहे हो, आप स्टैक का यूज़ कर रहे हो, क्यू का कर रहे हो, ग्राफ का कर रहे हो, किस का यूज़ कर रहे हो, वो चीज़ें काम की नहीं होती हैं। सेकंड है टेबल डेफिनेशन, यानी जो आप टेबल क्रिएट कर रहे हो, आप कितनी टेबल क्रिएट कर रहे हो, किस नाम से क्रिएट कर रहे हो, वो सब भी यूज़र के काम की चीज़ें नहीं होती हैं। यूज़र का काम क्या है कि मैंने जो वैल्यू डाली है, मैंने जो कंडीशन अपनी डाली है, आप उसको चेक करो और उसके अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट आप प्रोवाइड करो। बाकी क्या डेटा स्ट्रक्चर से डेटा फेच हो रहा है, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर में आपने अपना रिकॉर्ड को स्टोर कराया है, या कौन सी टेबल किस नाम से बनाई है, उसके अंदर डेटा को कैसे स्टोर कराया है, किसको प्राइमरी की बनाई है, किसको सेकेंडरी की बनाई है, कोई मतलब नहीं होता इन सब चीज़ों से। मेन जो मुद्दा है, जो मेन जो हमारा टारगेट है वो यूज़र का यही है कि मैंने अगर कोई वैल्यू डाली है, मैंने कोई रिक्वेस्ट डाली है तो उसके ऊपर प्रोसेसिंग होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ? सच एज data structure, table definition, etc. User is only concerned about data which is what written back to the view level after it has been fetched from database. जब वो database से आएगा, यानी कि internal level से होते हुए आपका व्यू लेवल तक आएगा, तो कैसा जो डेटा होगा वो क्या होगा, कैसे शो करेगा, हमारे लिए सिर्फ वो इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा, ठीक है। एक्सटर्नल लेवल इज द टॉप लेवल ऑफ द 3 लेवल डेटाबेस आर्किटेक्चर। ये सबसे टॉप लेवल का होता है, सबसे ऊपर लेवल का होता है, ठीक है। कई बुकों में जब आप पढ़ोगे तो ये आपका थर्ड नंबर पे दिया होगा, यानी कि सबसे पहले आपका इंटरनल लेवल आ जाता है, फिर कॉन्सेप्चुअल लेवल आ जाता है, फिर एक्सटर्नल लेवल आता है। बट जब आप प्रोसेसिंग के लिए जाओगे, जब आप प्रैक्टिकल यूज़ के लिए जाओगे तो आपको एक्सटर्नल लेवल ही सबसे ऊपर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। सेकेंड है हमारा कॉन्सेप्चुअल लेवल। तो कॉन्सेप्चुअल लेवल को क्या कर रहे हैं? देखो नाम से ही पता है, कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, लॉजिक की बात हो रही है। तो देखो क्या कह रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लॉजिकल लेवल। इसको लॉजिकल लेवल भी बोला जाता है। क्यों बोलते हैं? द होल डिज़ाइन ऑफ द डेटाबेस सच एज रिलेशनशिप अमंग डेटा, स्कीमा ऑफ डेटा आर डिस्क्राइब इन दिस लेवल। क्या कह रहा है? इसको लॉजिकल लेवल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? द होल डिज़ाइन ऑफ द डेटाबेस। डेटाबेस जब आप बना रहे हो तो उसका जो इंटरनली डिज़ाइन, फिजिकल तो हो चुका उसका, अब बात है कि जो जो टेबल बनाएंगे, जो जो डेटा स्टोर कराएंगे, उसे कैसे करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे, उनके बारे में अब बात हो रही है। द होल डिज़ाइन ऑफ द डेटाबेस सच एज रिलेशनशिप अमंग डेटा, यानी कि डेटा के बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप करेंगे कि हम एक को कॉल करके दूसरे का काम करा लें या ऐसा करके, तो क्या रिलेशनशिप रहेगा? स्कीमा ऑफ डेटा, डेटा का स्कीमा क्या है, उसका क्या आर्किटेक्चर है,
डिस्क्राइब होता है इसी लेवल के ऊपर, ठीक है। यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं, जो रिलेशनशिप बन के आ रही है या जो स्कीमा है डेटा का, वो सारा का सारा आपका इसी कॉन्सेप्चुअल लेवल के ऊपर देखने को आपको मिलेगा। आगे इसी में है, डेटाबेस कंस्ट्रेंट एंड सिक्योरिटी आर आल्सो इम्प्लीमेंटेड इन दिस लेवल ऑफ आर्किटेक्चर। क्या कर रहे हैं, डेटाबेस कंस्ट्रेंट एंड सिक्योरिटी, यानी कि जो डेटाबेस कंस्ट्रेंट है, यानी जो रिस्ट्रिक्शंस आप लगाते हो वो, और जो सिक्योरिटी है, जो आप सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो फीचर्स यूज़ करते हो, वो सारा का सारा जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो इसी लेवल के ऊपर आपको देखने को मिलता है। यानी कि सपोज़ कंस्ट्रेंट की अगर बात करें, आपने कोई फ़िल्टर लगा रखा है कि हम सिर्फ और सिर्फ ए सेक्शन के बच्चों को देखना चाहते हैं, तो उस टाइप का कोई कंस्ट्रेंट है वो। ये जो सिक्योरिटी इशू है कि कौन यूज़र मेरे किस लेवल तक जाकर के डेटा को देख सकता है, कौन सिर्फ एडमिन है, कौन सुपर एडमिन है, कौन किस लेवल पे जाकर के डेटा को देखेगा। जैसे स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट के लिए अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हो, तो उनके लिए उनका अपनी डिटेल होगी, उसके अलावा जो उनका कोर्स कंटेंट है वो होगा। बट अगर टीचर की बात किया जाए, तो टीचर के पास टीचर की अपनी डिटेल होगी, उसका अपना जो भी कोर्स होगा वो होगा, साथ ही साथ वो उसके साथ साथ जितने बच्चे उसके अंडर में पढ़ रहे हैं उसके पास उसकी भी डिटेल होगी, ठीक है। कि ये 40 बच्चे पढ़ते हैं, ये इनका नाम है, ये फादर नेम है, ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, ये इनके लास्ट सेमेस्टर के मार्क्स हैं, ये इनका ऐसा है, तो वो पूरी डिटेल उसके पास होगी, ठीक है। तो इसीलिए कौन यूज़र को कितना एक्सेस हमें देना है, कितना अथॉरिटी देनी है, तो ये सारी चीज़ें भी जो है हमारा इसी लेवल के ऊपर आकर के मेंटेन होता है, ठीक है। दिस लेवल इज़ मैंडेटरी बाय डीबीए। ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, जो डेटाबेस को वर्क करता है, काम करता है, उसके लिए ये लेवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये उसी से मेंटेन होता है। नेक्स्ट है आपका इंटरनल लेवल। थर्ड आता है, कौन सा लेवल है, इंटरनल लेवल है। ये क्या काम करता है, दिस लेवल इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल लेवल। फिजिकल लेवल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितना भी हार्डवेयर से रिलेटेड काम है, जो फिजिकल डिवाइसेस से रिलेटेड काम है, वो सारा का सारा आपका इसी लेवल के ऊपर होता है, ठीक है। दिस लेवल इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल लेवल। दिस लेवल डिस्क्राइब्स हाउ द डेटा इज एक्चुअली स्टोर इन द स्टोरेज डिवाइसेस, यानी कि डिवाइसेस में कैसे स्टोर हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, वो सारा का सारा प्रोसेस जो है यही आपको देखने को मिलता है, ठीक है। दिस लेवल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेटिंग स्पेस टू द डेटा, यानी कि डेटा को स्पेस देने के लिए, कि किस डेटा को किधर स्पेस देना है, किस टेबल के अंदर स्टोर कराना है, वो भी जो चीज़ें होती हैं आपका इसी लेवल के ऊपर अलाउ होती है, ठीक है। दिस इज़ द लोवेस्ट लेवल ऑफ द आर्किटेक्चर। जो पूरा आर्किटेक्चर होता है उसका सबसे लोवेस्ट वाला जो लेवल होता है वो यही होता है, ठीक है। आप सब अभी डेटा इंडिपेंडेंस ऑलरेडी पढ़े थे, तो उसमें भी आपने पढ़ा था जो फिजिकल इंडिपेंडेंस था, वहाँ पे क्या हो रहा था, सबसे लोवेस्ट लेवल का काम हो रहा था। यानी कि जो डेटा था हमारा वो बिट्स के फॉर्म में डिवाइड होता था और स्टोरेज डिवाइसेस में जाकर के स्टोर होता था, ठीक है। वही चीज़ सारी की सारी यहाँ पे हो रही है कि दिस लेवल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेटिंग स्पेस टू द डेटा, यानी कि जो डेटा हमारा है उसको स्पेस कैसे मिलेगा, कितना स्पेस उसको चाहिए होगा, ये सब चीज़ें भी जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो इसी लेवल के ऊपर आकर के होगा। जैसे ही आप डेटा एंटर करोगे वो इंटरनल लेवल के पास आएगा, तो आने के बाद कि इसको भाई किस हार्ड डिस्क में स्पेस देना है, कहाँ स्पेस देना है, वो सब चीज़ें जो है आपका इसी इंटरनल लेवल के ऊपर डिस्कस होती हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, एक बार जल्दी से और इसको देख लो। तीन लेवल थे हमारे। पहला था एक्सटर्नल लेवल, क्या करें, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड व्यू लेवल। इसको व्यू लेवल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यूज़र जो है वो अपना पूरा का पूरा जो डेटा है वो इसी लेवल के ऊपर जा के देखता है, यानी इसी लेवल पे यूज़र देखता है कि मेरे काम का क्या चीज़ है और मुझे कैसे उसको देखना है, ठीक है। और इसके अलावा अंदर होने वाली किसी भी चीज़ों से, किसी भी पॉइंट से उसको कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। सेकंड जो आता है हमारा वो आता है कॉन्सेप्चुअल लेवल। कॉन्सेप्चुअल लेवल क्या बताता है कि जो एक्चुअल हमारा डेटाबेस है उसमें जो डेटा आप एंटर कर रहे हो उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, जो डेटा है उसका स्कीमा क्या होगा, जो कंस्ट्रेंट लगेंगे, जो सिक्योरिटी फीचर्स यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे, वो सारा का सारा कैसे होगा, वो पूरी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कॉन्सेप्चुअल लेवल के पास रहती है, ठीक है। एक्सटर्नल के पास क्या रहता है, जो डेटा है उसको देखने का काम करता है, ठीक है, उस या फिर उसमें एंटर करने का काम करता है, उसके अलावा उससे कोई काम नहीं होता, ठीक है। जो डेटा है उसको बस फेच करके आप मुझे दे दो ताकि मैं देख सकूं, और अगर मैं कोई डेटा दे रहा हूं तो उसको आप डेटाबेस के अंदर स्टोर करा सको, ठीक है। इतना काम किसका है, एक्सटर्नल लेवल का है। कॉन्सेप्चुअल लेवल क्या करता है,
जो डेटा आपने एंटर किया है उनका रिलेशनशिप क्या है, आपस में किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं, उनका स्कीमा क्या है, यानी कि उनका जो आर्किटेक्चर है वो क्या है, क्या क्या कंस्ट्रेंट आपने इम्प्लीमेंट किए हैं, यानी क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस जो बाउंडेशंस हैं आपने क्या क्या लगा रखी है। उसके अलावा क्या क्या सिक्योरिटी फीचर आपने अप्लाई कर रखे हैं अपने डेटाबेस के ऊपर कि जो कौन यूज़र कितना डेटा को देख सकता है, ये भी चीज़ जो है सिक्योरिटी फीचर, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ पर मेंटेन होता है, कॉन्सेप्चुअल लेवल के ऊपर, ठीक है। लास्ट इंटरनल लेवल जो हमारा आता है क्या बताता है कि सर जो भी फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन है, फिजिकल जो भी काम होना है वो सारा आपका इसी लेवल के ऊपर देखने को मिलेगा। जैसे कि रिस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेटिंग स्पेस टू द डेटा, यानी जो डेटा आ रहा है उसको स्पेस एलोकेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसी इंटरनल लेवल के पास भी होती है, ठीक है। इसी इंटरनल लेवल के पास होती है कि कौन सा डेटा हमारा जो है उसको हम स्टोर कहाँ पर कराएं। क्लियर हो रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं डेटा इंडिपेंडेंस की। अगर अभी भी किसी को डेटा इंडिपेंडेंस में प्रॉब्लम हो तो उनके लिए मैं एक बार इसको जल्दी से रिपीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा भी था कि डेटा इंडिपेंडेंस को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले 3 स्कीमा आर्किटेक्चर को देख लो, ठीक है। तो एक बार रिपीट कर देते हैं, अगर किसी को अभी भी डाउट होगा तो आई होप वो डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट बचता है तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, आप मुझे मैसेज करना, आप मुझे कॉल कर सकते हो। जो भी प्रॉब्लम होगी हम उसको मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू डिस्कस करके और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो देख लेते हैं क्या कह रहा है। इट इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू चेंज द स्कीमा एट वन लेवल ऑफ द डेटाबेस सिस्टम विदाउट हैविंग टू चेंज द स्कीमा एट द नेक्स्ट हायर लेवल। क्या समझा रहा है कि जो डेटा आपका है ये एक लेवल के ऊपर अगर उसमें आप कोई चेंजेस कर रहे हो तो वो चेंजेस आपको दूसरे लेवल के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। इट इज़ डिफाइन द कैपेसिटी, ये एक कैपेसिटी है, एक एबिलिटी है टू चेंज द स्कीमा एट वन लेवल। जो आपका स्कीमा है जो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे है या जो फिजिकल लेवल पे है या एक्सटर्नल लेवल पे है, किसी भी एक लेवल के ऊपर अगर आप चेंज करोगे, ठीक है, तो उसका कोई भी इम्पैक्ट आपको दूसरे लेवल के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। डेटा इंडिपेंडेंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, दूसरा आता है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, ठीक है। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस जो होता है वो एक्सटर्नल लेवल और लॉजिकल लेवल के बीच में काम करता है, ठीक है। और जो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस होता है वो लॉजिकल लेवल और फिजिकल लेवल के बीच में काम करता है। कैसे काम करता है, क्या काम करता है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। लॉजिकल डेटा इज अ डेटा अबाउट डेटाबेस। लॉजिकल डेटा हमारा क्या होता है, जो डेटाबेस के अंदर जो भी डेटा है उसके बारे में बताता है, ठीक है। दिस इज इफ स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ डेटा इज मैनेज्ड इनसाइड, यानी डेटा इंटरनली कैसे मैनेज हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो होती है वो आपका लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस बताता है। For example, a table store in the database and all its constraints apply on that relation, यानी कि कौन सी टेबल डेटाबेस में कहाँ पे स्टोर है और उसके ऊपर क्या क्या कंस्ट्रेंट लगा है, ये सारा का सारा आपका लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का काम होता है। यानी कि जो इंटरनली लेवल पे काम होता है, अभी आप 3 स्कीमा में भी देख चुके हो कि जितना भी लॉजिकल वर्क आप कर रहे हो कि जो डेटा एंटर कर रहे हो, जो टेबल एंटर कर रहे हो या उसमें क्या रिलेशनशिप है, क्या कंस्ट्रेंट आपने लगाया है, वो सारा का सारा काम जो है आपका इसी लॉजिकल लेवल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, जो कॉन्सेप्चुअल लेवल भी बोला जाता है, ठीक है। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज द कैपेसिटी टू चेंज द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। क्या कह रहा है, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज द कैपेसिटी टू चेंज द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा विदाउट हैविंग टू चेंज एक्सटर्नल स्कीमा और एप्लीकेशन प्रोग्राम। क्या कह रहा है कि कॉन्सेप्चुअल स्कीमा जो हमारा है, जो लॉजिकल लेवल है आर्किटेक्चर का, उसमें अगर आप कोई चेंज करना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हो और उसका कोई भी इम्पैक्ट आपको एक्सटर्नल लेवल के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा या जो आपने एप्लीकेशन प्रोग्राम अपना बनाया है उसके ऊपर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। वी मे चेंज द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा टू एक्सपेंड द डेटाबेस। क्या कह रहे हैं, वी में चेंज द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा टू एक्सपेंड द डेटाबेस। डेटाबेस को एक्सपेंड करने के लिए हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बाय एडिंग अ रिकॉर्ड और डेटा आइटम, यानी कि मान लो कि अगर हमें रिकॉर्ड ऐड करना है या फिर जो रिकॉर्ड हमारे पास पहले से था उसमें हमें 1-2 कॉलम और बढ़ाने हैं, तो हम कोई भी चीज़ है अपने डेटाबेस में जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहे कर सकते हैं और एक लेवल पे जो भी हम मॉडिफिकेशन करेंगे उसका इम्पैक्ट दूसरे लेवल के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है।
तो क्या कह रहे हैं, वी मे चेंज द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा टू एक्सपेंड द डेटाबेस, टू चेंज कंस्ट्रेंट और टू रिड्यूस द डेटाबेस। यानी कि जो डेटाबेस के अंदर अगर आप एक्सपेंड कर रहे हो, चीज़ें बढ़ा रहे हो, या जो कंस्ट्रेंट आपने लगाई है उसमें कोई चेंज कर रहे हो, यानी कि पहले आपने कोई और कंस्ट्रेंट लगाई थी, बाद में कंस्ट्रेंट आपने चेंज कर दी, या जो साइज़ हमारा था करंटली हमें लग रहा है कि इतना यूज़ नहीं हो रहा है, स्पेस बेवजह में जा रहा है, तो उसको और कम करना, ठीक है, रिड्यूस करना। जैसे कि टू रिमूविंग या बाय रिमूविंग अ रिकॉर्ड टाइप और डेटा आइटम, यानी कि जो रिकॉर्ड 100 थे, मान लो उसमें से 10 लोग जो है वो हट गए, उन्होंने चीज़ें छोड़ दी, तो उनका रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस से क्लीन कर देना। कि अब जो सेकंड सेमेस्टर में, जैसे अगर एग्जांपल आप ही लोगों का लिया जाए, कि आप लोग जब फर्स्ट सेमेस्टर में आए थे तो अप्रॉक्सीमेटली 48 स्टूडेंट्स के अप्रॉक्स थे आप। फिर सेकंड सेमेस्टर में आते आते 2 बच्चों ने पेपर नहीं दिया किसी रीज़न से, 2 बच्चे फेल हो गए थे, तो उसके बाद आप 44 बचे। फिर उसके बाद जब सेकंड से आप थर्ड में गए तो उसमें 2 बच्चे पेपर नहीं दे पाए थे। तो अभी करंटली जो आपका स्ट्रक्चर है वो 42 स्टूडेंट्स का है। तो अगर सपोज़ मैंने 48 का बनाया हुआ है, कोई अपना एक डेटाबेस मैंने बनाया है जिसमें 48 स्टूडेंट्स को एंटर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करी है, तो उसमें क्या होगा कि अब जो मेरा 42 से लेके 48 यानी जो 6 डेटा का जो स्पेस है वो वेस्ट हो रहा है। तो ऐसे में मैं उनको जो है जब नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट करूँगा, यानी कि थर्ड से फोर्थ में या फोर्थ से फिफ्थ में जब मैं उनको चेंज करूँगा, प्रमोट करूँगा, तो वहाँ पे मैं उनका रिकॉर्ड हटा दूंगा। तो उससे क्या होगा कि जो स्पेस होगा मेरा वो बच जाएगा। ठीक है, तो आगे क्या बात कर रहे हैं इसमें, एक्सटर्नल स्कीमा डेट रेफर्स ओनली टू द रिमेनिंग डेटा शुड नॉट बी अफेक्टेड। क्या कह रहे हैं, एक्सटर्नल स्कीमा जो है डेट रिफर्स ओनली द रिमेनिंग डेटा शुड नॉट बी अफेक्टेड, वो क्या करेगा, उसी डेटा को रेफर करेगा जो अफेक्ट नहीं हुआ होगा। यानी कि जो डेटा है उसमें जो भी डेटा अफेक्ट नहीं हुआ है वो उसको रेफर करेगा, उसको शो करने का काम करेगा। ठीक है, ओनली द व्यू डेफिनेशन एंड द मैपिंग नीड्स टू बी चेंज। यानी कि व्यू डेफिनेशन यानी देखने का तरीका, जो आप व्यू करोगे किस तरीके से हो रहा है, मान लो पहले 4 कॉलम दिख रहे थे, अब 5 कॉलम दिखेंगे या अब 2 कॉलम दिखेंगे, वो। एंड द मैपिंग, मैपिंग मतलब जो उनका आपस में रिलेशन होगा, नीड्स टू बी चेंज, तो केवल वही चेंज होगा डीबीएमएस के अंदर। और क्या कह रहा है, डीबीएमएस दैट सपोर्ट्स लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, और ये सब चीज़ें जो है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस को सपोर्ट भी करती हैं। यानी कि जो आपका व्यू डेफिनेशन है या जो मैपिंग है, ये सब चीज़ें भी आपका लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस को सपोर्ट भी करती हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये चीज़ें। सेकंड जो है हमारा वो है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी चेंजेस आप फिजिकल लेवल के ऊपर करते हो, यानी कि जो आपका फिजिकल लेवल है, जो आपका हार्डवेयर से रिलेटेड लेवल है, वहाँ पे अगर आप कोई भी चेंज कर रहे हो तो उसका कोई भी इम्पैक्ट लॉजिकल लेवल के ऊपर, यानी जहाँ पे डेटा हमारा स्टोर है, जहाँ पे हमने कंस्ट्रेंट लगा रखा है, अपनी टेबल और रिकॉर्ड पूरा बना रखा है, वहाँ पर उसका कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी इम्पैक्ट आपको वहाँ पर नज़र नहीं आएगा। ठीक है, ऑल द स्कीमा आर लॉजिकल, जितनी भी स्कीमा है, जितनी भी चीज़ें हैं मैक्सिमम वो लॉजिकल है। एंड द एक्चुअल डेटा स्टोर इन बिट फॉर्मेट ऑन द डिस्क, बट जो हमारा एक्चुअल डेटा होता है वो कैसे स्टोर होता है, बिट्स के फॉर्म में वहाँ पर स्टोर होता है। जो हार्ड डिस्क के अंदर आप जानते हो कि मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, बिट होती है, तो डेटा जो होता है वो बिट्स के फॉर्म में आकर के स्टोर होता है। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज द पावर टू चेंज द फिजिकल डेटा विदाउट इम्पैक्टिंग द स्कीमा और लॉजिकल डेटा। क्या कह रहा है, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज द पावर टू चेंज द फिजिकल डेटा, इसके पास पावर होती है कि जो फिजिकल डेटा है उसको ये चेंज करा सके विदाउट इम्पैक्टिंग द स्कीमा और लॉजिकल डेटा। यानी कि जो स्कीमा जो हमारा टोटल डेटाबेस का है वो, या जो लॉजिकल डेटा है हमारा, जो लॉजिकल स्कीमा है, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जो भी हमारा डेटा है, उसमें कोई भी चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा अगर हम फिजिकल लेवल पे कोई चेंज कराते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, इन केस वी वॉन्ट टू चेंज और अपग्रेड द स्टोरेज सिस्टम इटसेल्फ, सपोज वी वॉन्ट टू रिप्लेस हार्ड डिस्क विद एसएसडी। यानी कि अगर हम कोई अपग्रेड कराते हैं हार्डवेयर के अंदर, सपोज हम हार्ड डिस्क की जगह पे एसएसडी ड्राइव लेकर के आ रहे हैं, तो इट शुड नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द लॉजिकल डेटा और स्कीमा। तो उसका कोई भी इम्पैक्ट जो है हमें वो लॉजिकल लेवल के ऊपर यानी कॉन्सेप्चुअल लेवल के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डेटाबेस लैंग्वेजेस। ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। उससे पहले मैं आप सबको बता दूं स्टूडेंट्स कि अभी तक हम लोगों ने जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं उनसे रिलेटेड होमवर्क हमने आपके ईआरपी के ऊपर अपलोड कर दिया है, और आप सब भी उसको देखिए
और देखने के बाद जो भी होमवर्क है उसको जल्दी से करके, बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, बहुत छोटे क्वेश्चंस हैं। आप अगर आप एक वीडियो देखोगे तो शायद 20 या 25 मिनट का एक वीडियो होता है। उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं आई थिंक वो 5 से 10 मिनट का आपका काम होगा, क्योंकि आपको एक एक लाइन रीड करनी है, उस लाइन के अंदर जो भी पॉइंट मिसिंग है उसको बस देख करके आपको वहाँ पर लिखना होगा। तो एक कॉपी के ऊपर आप चाहें तो आराम से वो चीज़ें लिख सकते हैं, और लिखने के बाद उसका फ़ोटो क्लिक करके और उसको अपने रिकॉर्ड में अपडेट कर सकते हैं, अपने ERP के ऊपर उसको अपडेट करा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या कह रहे हैं, जो डेटाबेस लैंग्वेजेस में हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, 4 लैंग्वेजेस मेनली होती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। ये जिन लोगों ने ऑफलाइन क्लासेस करी थी या ऑनलाइन क्लासेस में कुछ दिन आए थे वो ये चीज़ों को जानते हैं कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होती है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होती है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या होती है, या ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज क्या है। तो इनके बारे में वो लोग जानते हैं पहले से। तो कल जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आई है, आप मुझे मैसेज करो, चाहे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, या कॉल कर लो। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको एज सून एज पॉसिबल क्लियर किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।